हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पहले पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं। पार्ट सेकंड में अपन ने क्लासिफिकेशन टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में अपन ने डॉबर्नियर का ट्रायड लॉ और न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ किया था। उसी लिंक में अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो करते हैं वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो, मेंडलीव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या दिया था, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था। अभी इससे पहले जो दो साइंटिस्ट ने अपना तरीका किया था वो पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में नहीं था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में पीरियड, ग्रुप, ये वगैरह नाम यूज किए और इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ भी दिया। अभी अपन देखेंगे ये क्या था और क्या सब। तो इन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पर अरेंज किया जाए तो जो प्रॉपर्टी जो होती है वो सर्टेन टाइम के बाद में रिपीट होती है। देखो, ऐसी कोई भी चीज जो सर्टेन इंटरवल के बाद में रिपीट हो, सर्टेन पीरियड के बाद में रिपीट हो, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब कुछ भी चीज अगर एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपने आप को वापस रिपीट करती है तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, पीरियोडिसिटी। तो यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो जितने भी एलिमेंट की अपन स्टडी करेंगे, अगर उसे अपन किस तरीके से अरेंज करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें और कैसे अरेंज करना है वो अभी अपन देखेंगे। तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट की वो क्या होगी, रिपीट होगी। इसी को ही क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी। अब क्योंकि ये पीरियोडिसिटी कब देखने को मिलती है, जब अपन ने एलिमेंट को किस तरफ अरेंज किया, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया। तो उन्होंने बोला कि पीरियोडिसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक वेट के हिसाब से होती है। तो इसी चीज को उन्होंने अपने पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में बोला। उन्होंने कहा कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट होने का मतलब यह है कि अगर एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करें तो जो प्रॉपर्टी होगी वो सर्टेन इंटरवल के बाद में क्या होगी, रिपीट होगी। ये कभी कभी आपको लिखने को मिलता है, ये ऐसे बोलते हैं कि राइट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो क्या है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन्होंने वो टेबल बनाई कैसे, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि टेबल क्या होती है। तो टेबल, हर उस चीज को टेबल कहते हैं जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम हो, उनको अपन क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। तो ये भी पीरियोडिक टेबल थी, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम होंगे। मेंडलीव ने जो हॉरिजॉन्टल रो थी उसको बोला पीरियड और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको उसने क्या बोला, ग्रुप। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ऐसे 8 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप थे। और जो 1 to 7 ग्रुप थे, जो फर्स्ट 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th जो ग्रुप था, हर ग्रुप फर्दर 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, ए एंड बी। और जो 8th ग्रुप था वो 3 कॉलम में डिवाइड था। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड था, हालांकि उसमें कोई लेबलिंग नहीं थी ऊपर, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 7 तक, 1 to 7 तो 2 सब ग्रुप में डिवाइड थे और 8 ग्रुप में कितने थे, 3 सब ग्रुप, क्योंकि उसमें 3-3 एलिमेंट अरेंज कर रखे थे। ठीक है, इसको अपन यहां पर देखते हैं। देखो ये ग्रुप और कॉलम सब है। ये जो ऐसे है ये हॉरिजॉन्टल रो जिनको पीरियड कहेंगे, और ऐसे जो है इन्हें क्या कहेंगे, जो ये अपने वर्टिकल कॉलम है इनको क्या कहेंगे, ग्रुप। कितने ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई प्रॉब्लम नहीं, मेंडलीव ने इन्हें रोमन नंबर के हिसाब से डिनोट किया था। अब देखो, ये फर्स्ट ग्रुप भी 2 में डिवाइड है, ए और बी। सेकंड भी डिवाइड है, ए एंड बी। थर्ड भी डिवाइड है, ए एंड बी। फोर्थ भी डिवाइड है, ए एंड बी। फिफ्थ भी डिवाइड है, ए एंड बी। और 6th और 7th भी ऐसे। 8th में ऐसे कोई लेबलिंग नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको डिनोट करने के लिए शो किया है कि 1 2 3 बोले तो इनमें 3 एलिमेंट भरे थे। तो ऐसे समझ सकते हैं कि 8th में कितने एलिमेंट या कितने सब ग्रुप है, 3 सब ग्रुप है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो था अपने ग्रुप का। लेकिन अपन ने ये न्यूलैंड में भी देखा था कि जो नोबल गैस की डिस्कवरी है वो बाद में हुई थी। तो जैसे ही नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, न्यूलैंड का लॉ तो खराब हो गया था, लेकिन मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया। मेंडलीव ने जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, मेंडलीव ने इन 8 ग्रुप की जगह 9 ग्रुप कर दिए और जो 9th ग्रुप को 0th ग्रुप बोला। क्या बोला, 0th ग्रुप, और उसे 8th ग्रुप के साइड में डिनोट किया। तो इनिशियल में कितने ग्रुप थे, 8 ग्रुप, बाद में कितने हो गए, 9 ग्रुप।
तो देखो 1 to 7 ग्रुप तो डिवाइडेड था 2 सब ग्रुप में, 8 जो था 3 कॉलम में डिवाइड, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस 0 ग्रुप भी एडिट किया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो थी दास्ता किसकी, ग्रुप की। अब देखते हैं पीरियड क्या थे। तो मेंडलीव ने 6 पीरियड दिए थे। कितने पीरियड दिए, 6। देखो 1 2 3 4 5 और 6 पीरियड, 6 ऐसे हॉरिजॉन्टल रो थी। और जो 4th 5th और 6th पीरियड थे वो फिर दो दो सीरीज में डिवाइड थे। सब ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दो सीरीज। 4th जो पीरियड था वो 1st और 2nd सीरीज में, 5th जो पीरियड था वो 1st एंड 2nd सीरीज में, और 6th जो पीरियड था वो भी 1st और 2nd सीरीज में क्या था, अरेंज था। तो ग्रुप कितने थे, 8 ग्रुप थे, बाद में एक 0th ग्रुप ऐड किया गया। पीरियड कितने थे, 6 ग्रुप, 6 पीरियड थे। जो ग्रुप थे हर ग्रुप 2 सब ग्रुप में डिवाइड था, 8 जात वो 3 सब ग्रुप में डिवाइड था। पीरियड जो थे 4th 5th और 6th दो सीरीज में डिवाइड थे। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। और फिर यहां से उसने क्या किया, एटम फिल करने शुरू किए, किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। और जब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में वो अरेंज करता गया तो जो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे थे उन सब की प्रॉपर्टी क्या थी, सेम थी। तो उसने क्या बोला कि जब ऐसे अरेंज करते हैं तो एक सर्टेन पीरियड बाद में, मतलब इतने पीरियड बाद में जो प्रॉपर्टी हो रही थी वापस क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। इसी को ही उन्होंने क्या बोला, अपना पीरियोडिक फंक्शन। इसमें अरेंज किए, ही अरेंज द एलिमेंट इन दिस टेबल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। To maintain periodicity, he left some space and predict further element. उसने अपनी टेबल में कहीं कहीं बीच बीच में कुछ स्पेस भी छोड़े और उन्होंने बोला कि फ्यूचर में यहां पर क्या होंगे, एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और ऐसे हुए भी। इसको अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपने मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, ये उसका मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट। और आपको इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल बना देनी है, इसी को देखकर। इसमें एटम फिल करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही आउटलाइन बना देनी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज और डिस्कस करनी है, वो है यहां पे देखो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्मूले भी लिखे हुए। अब ये कैसे करेंगे, तो यहाँ जो आर जो है वो इस सीरीज के एलिमेंट को शो कर रहा है। तो जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ आर एच, तो उन्होंने कहा कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका जो हाइड्राइड का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आर एच। बोले तो एलिमेंट आर की जगह लिख दो, एच आएगा पीछे। अब अपन ये सब कैसे याद करेंगे, तो देखो एकदम सिंपल सा तरीका है। पहले अपन ऑक्सीजन का देखते हैं। तो जो देखो ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2। अपन ने 9th में सीखा था, ऐसे क्रिस क्रॉस बनाकर क्या करते थे, फॉर्मूला बनाते थे। अब आर की वैलेंसी कितनी पुट करें, देखो फर्स्ट ग्रुप में है तो आर की वैलेंसी कितनी पुट कर देंगे, 1। तो क्या हो जाएगा, ये आर, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ओ के नीचे कितना आ जाएगा, 1। देखो आ गया ना R2। सेकेंड ग्रुप का जब होगा तो यहाँ 2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, RO। देखो RO आ गया। थर्ड ग्रुप का जब होगा तो यहाँ आर की जगह आर की वैलेंसी कितनी पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो ये 3 यहां पर आ जाएगा और 2 यहाँ, देखो R2 3। ऐसे कैसे आर की जगह 4 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, आर की जगह 5 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, आर की जगह 6 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 7 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, 8 पुट करोगे तो RO4 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो ऑक्सीजन ऑक्साइड के तो याद हो गए, अपन को रटने नहीं पड़े। अब हाइड्रोजन का क्या करें, तो हाइड्रोजन का देखो, पहले तो हाइड्रोजन जो मतलब हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी जो है वो पहले तो अपन बढ़ाएंगे। देखो पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, फिर 3 है और फिर 4 है, और फिर घटाएंगे 3 2 1। ठीक है, ये चीज याद भी रखना, अपन बाद में वापस डिस्कस करेंगे। तो वैलेंसी जो है ऑक्सीजन के लिए 1 से 8 तक बढ़ी और हाइड्रोजन के लिए पहले बढ़ी और फिर घट के 0 हो गई। ठीक है, अब और चीज, इसमें एलिमेंट अपन को भरने नहीं है, तो आप इसी तरीके सिर्फ ये जितना मैंने बोर्ड पे बना रखा है ये आपको बनानी है और ये लर्न करनी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक्चुअल में भरने के बाद कैसे दिखती है वो आगे की स्लाइड में मैंने फोटो डाल रखी है, वो वापस ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं। तो ये अपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट लेते हैं अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो जो सबसे पहली अचीवमेंट है वो है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीव फर्स्ट पर्सन था जिसने अरेंज किया एलिमेंट को किसके फॉर्म में, ग्रुप और पीरियड के फॉर्म में, और साथ ही साथ अरेंज करने के लिए पीरियोडिक लॉ भी यूज किया। मतलब कि अगर इस तरीके से अरेंज करें एटॉमिक वेट के हिसाब से तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। तो उस हिसाब से देखें तो मेंडलीव का बहुत बड़ा वो कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी बनाने में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो भी ऐसे कैसे ग्रुप और पीरियड यूज करती है एलिमेंट के अरेंजमेंट के लिए, और वो कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे वो भी बेस्ड है।
तो जो फर्स्ट जो अचीवमेंट थी वो थी कि उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडी की एलिमेंट की, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, उन्होंने बीच बीच में कहीं कहीं खाली स्पेस छोड़े और कहा कि यहां पर इन फ्यूचर न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, और उन्होंने उनको प्रोविजनल नाम भी दिया उस खाली जगह को। जैसे 3 खाली जगह का नाम आपकी बुक में दे रखा है कि जो स्पेस छोड़े थे, इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। इक्का बोरॉन जिस खाली स्पेस को बोला हुआ फ्यूचर में स्कैंडियम डिस्कवर हुआ, इक्का एल्यूमिनियम जिसको बोला गया था वहां फ्यूचर में गैलियम डिस्कवर्ड हुआ, इक्का सिलिकॉन जिस स्पेस को बोला गया वहां पे क्या डिस्कवर्ड हुआ, जर्मेनियम। तो बोले तो मेंडलीव ने क्या क्या प्रिडिक्ट किया कि भाई यहाँ फ्यूचर में इस जगह पर क्या होंगे, एलिमेंट क्या होंगे, डिस्कवर्ड होंगे, और वो प्रिडिक्शन एकदम सही भी रहा। ये इक्का का क्या मतलब होता है, इक्का एक संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है एक और या उसके बाद में, सिलिका से एक स्पेस आगे या एक स्पेस नीचे। तो कौन होगा, स्कैंडियम, सॉरी जर्मेनियम, एल्यूमिनियम से देखे तो गैलियम, बोरॉन से देखे तो स्कैंडियम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कभी कभी एग्जाम में ये भी आते हैं कि इक्का बोरॉन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का सिलिकॉन की जगह कौन से एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, तो ये याद रखने आपको। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ नोबल गैस। देखो आप सबको पता है जब न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया तो वो कहीं हद तक सही था, लेकिन जैसे ही इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई उसका पूरा लॉ ही डिस्टर्ब हो गया, मतलब वो अरेंजमेंट कहीं पे एप्लीकेबल ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा मेंडलीव के केस में नहीं हुआ। इनर्ट गैस की जब डिस्कवरी हुई तो मेंडलीव ने सारी की सारी इनर्ट गैस को 8 ग्रुप के आगे एक सेपरेट ग्रुप, 0th ग्रुप में पुट कर दिया, और बाकी का जो अरेंजमेंट था उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो when noble gas were discovered, he put them in separate 0th group without disturbing the existing arrangement. अब अगर इतनी सारी इसकी अचीवमेंट है तो क्या ड्रॉबैक थी, तो सबसे बड़ी ड्रॉबैक जो है कि मेंडलीव ने जो अरेंजमेंट के लिए जो काम किया था, जो प्रॉपर्टी यूज की थी, वो क्या थी, एटॉमिक वेट। जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर यूज किया जाता है, और यही मेंडलीव की एकमात्र क्या थी, जो बड़ी मिस्टेक थी। अगर वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करता तो शायद वो सब कुछ सही ही करता। तो वो एटॉमिक वेट जो यूज किया था उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आई वो देखते हैं। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि कुछ एलिमेंट जैसे टेलुरियम और इंडियम, या सॉरी आयोडीन, अब टेलुरियम जो और आयोडीन जो है उनको अरेंज किया। तो जैसे इसने अरेंज कैसे किया था कि जिनका एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था। इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या मतलब है, जैसे ए अगर बी से पहले आता है इसका मतलब बी का एटॉमिक वेट ज्यादा होना चाहिए और ए का कम, तभी तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सी उसका बी से भी ज्यादा, डी उसका सी से भी ज्यादा, मतलब इस तरफ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एटॉमिक वेट क्या होते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन टेलुरियम और आयोडीन के केस में ऐसे नहीं था। आयोडीन बाद में पुट किया गया लेकिन उसका एटॉमिक वेट जो था 126.9 जो कि टेलुरियम से कम था, जबकि टेलुरियम को पहले पुट किया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि जो एटॉम वो प्रॉपर्टी जो थी वो आयोडीन बाद में रखने पर सेट हो रही थी, तो उस हिसाब से देखे तो सही किया। लेकिन उसका खुद का जो अरेंजमेंट का बेसिस था कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करना है, उस हिसाब से ये गलत था। टेलुरियम को बाद में रखना चाहिए और आयोडीन को पहले रखना चाहिए। सेकंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। अपन ने 9th में आइसोटोप किए थे। आइसोटोप वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम, और एटॉमिक मास नंबर क्या होते हैं, अलग। एटॉमिक मास नंबर बोले तो एटॉमिक वेट अलग होता है। और मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस बेस पे अरेंज की थी, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट के हिसाब से की थी। और क्योंकि आइसोटोप जैसे हाइड्रोजन के क्या आइसोटोप होते हैं, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन को 3 अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन, क्योंकि इन तीनों के एटॉमिक वेट क्या अलग अलग है। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट था, उसने क्या किया, सम एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी, उन्हें तो अलग अलग ग्रुप में रखा, और कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी लेकिन उन्हें क्या पुट कर दिया, सेम ग्रुप में कर दिया। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं दी। देखो हाइड्रोजन की पोजीशन जो अभी भी प्रॉब्लम है, इवन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें क्या थी, लिमिटेशन थी। मेंडलीव की अचीवमेंट या लिमिटेशन या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इस पे क्वेश्चन बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो इसे अच्छे से स्टडी करें।
नेक्स्ट अपन लेते हैं एक बार वापस इसको रिवाइज करते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट बिलोंग द फॉलोइंग ग्रुप अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट, सिक्स ग्रुप के एलिमेंट और सेवन ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्राइड और ऑक्साइड के क्या लिखना है, फॉर्मूले लिखना है। अब देखो ये फॉर्मूले अभी मैंने बताए थे, वो ऊपर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर आर के फॉर्म में लिखे हुए थे, लेकिन वो आपको याद नहीं करने, मैंने उस समय भी बताया था और अभी भी देखो वापस। सबसे पहले अपन को किस किस के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के हिसाब से करने, तो याद रखना है कि हाइड्रोजन के हिसाब से जो वैलेंसी होती है ये 1 से लेकर 8 ग्रुप है, तो हाइड्रोजन के हिसाब से वैलेंसी कैसे चलती है 1 2 3 4, फिर घट जाएगी 3 2 1 और 8 का बनाना ही है। और ऑक्सीजन के लिए क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाते जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं इधर तक, तो ये तो आराम से याद भी रह जाएगा। अब देखो आगे क्या करना है, आगे ये करना है अपन को जो एलिमेंट है उसको अपन R से डिनोट करेंगे और हाइड्रोजन से बनाना होगा तो H और ऑक्सीजन के साथ बनाना होगा तो O, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे मुझे सेकंड ग्रुप का बनाना है तो R की वैलेंसी क्या लूंगा 2 और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और ऑक्सीजन की कितनी होती है 2। अब देखो ये 2 इधर आ जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा RH2। तो सेकंड ग्रुप के हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RH2। ये 2 से 2 कट जाएंगे तो सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RO। इसी तरीके से अगर मैं किस ग्रुप का बनाना है 6 ग्रुप का, तो R की जगह यहां पर कितना पुट करूंगा, देखो R हाइड्राइड के लिए 6 ग्रुप में देखो वैलेंसी कितनी होती है 2, तो कितना पुट करूंगा 2 और हाइड्रोजन का तो 1 होता ही है, तो सेम का सेम फॉर्मूला आ जाएगा RH2 ही आएगा। लेकिन ऑक्साइड के लिए लूंगा तो ऑक्साइड के लिए वैलेंसी देखो 6 ग्रुप में कितनी थी 6, तो यहां लिखेंगे 6 और ऑक्सीजन का कितना है 2, 2 से 6 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो ये तो इधर आएगा 3 जो कट होने के बाद और इधर कटने के बाद जो 1 आया वो इधर, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा RO3। अब खुद पुट करके चेक करना, अगर मैं ये 7th ग्रुप के लूं तो देखो 7th ग्रुप के लिए वैलेंसी कितनी लेनी है R की 1 और हाइड्रोजन की तो 1 होती है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा RH। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए लूं तो 7th ग्रुप के लिए कितनी R की कितनी होगी 7 और ऑक्सीजन की 2, ये इधर और ये इधर, तो क्या आ जाएगा R2O7। इस पे आप थोड़ा प्रैक्टिस कर ले और इसको याद करने की कोई नीड नहीं। देखो आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसे अपन बीच में नहीं छोड़ सकते, इसीलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं। और आप इसको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को अच्छे से स्टडी कीजिए और खूब सारी मेहनत कीजिए, खूब सारा हार्डवर्क कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।